नमस्कार। एबी एजुकेशन में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इसी प्रेरणा से मुझे भी ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस लॉकडाउन में इसको विद्यार्थियों तक पहुँचाने में सहयोग प्रदान कराएंगे। तो आज हम इन वस्तुनिष्ठ लघुत्रात्मक प्रश्नों और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति पहली बार सड़क पर वाहन चलाने जा रहा है तो उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कोई व्यक्ति यदि पहली बार सड़क पर वाहन चलाता है तो सबसे पहले सरकार द्वारा बनाई गई नीति, नियमों और संकेतों व प्रतीकों की उसे जानकारी होनी चाहिए और तथा उसके पास में लाइसेंस होना जरूरी है। यानी कि जो पहली बार गाड़ी चला रहा है उसके पास में लाइसेंस होना सबसे पहली आवश्यकता है। सड़क दुर्घटना के सामान्य क्या कारण है बताइए? तो पहला कारण है तेज गति से वाहन चलाना, दूसरा है नशे में गाड़ी चलाना, तीसरा है ड्राइवर का ध्यान बटाने वाली चीज़ों के कारण दुर्घटना का होना, लाल बत्ती को लांघना, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षित साधनों की अपेक्षा करना, लेन ड्राइविंग का पालन न करना, गलत तरीके से ओवरटेक करना, ये सारे सड़क दुर्घटना के कारण माने गए हैं। सुरक्षित साइकिल चलाने हेतु कोई 3 सुझाव दीजिए। साइकिल को सुरक्षित स्थिति में रखना चाहिए। उसे चलाने से पहले ब्रेक, टायर, हवा को दबाना, घंटी, लाइन चेक आदि की जांच कर लेनी चाहिए। सड़क पर पहली बार वाहन चलाने के लिए जाने वाले को क्या जानकारी होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति जो पहली बार सड़क पर वाहन चलाने के लिए जा रहा हो उसे पहले सरकार द्वारा बनाए गए नीति, नियम और संकेतों व प्रतीकों की जानकारी लेनी चाहिए ताकि सड़क पर दुर्घटना के अवसर नहीं आए। सड़क सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सड़क पर पैदल व किसी वाहन से यात्रा करते समय दुर्घटना के अवसरों में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने नीतियां, नियमों और संकेतों व प्रतीक बनाए हैं। इन नीतियों व नियमों का पालन करके सड़क पर यात्रा करना सड़क सुरक्षा कहा जाता है। कोहरे में गाड़ी चलाते समय क्या सावधानी आवश्यक है? कोहरे में हमेशा धीमी गति से गाड़ी चलानी चाहिए। वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। अपनी वाहन की हेडलाइट को ऑन तथा लो बीम मोड में कर देना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप दूसरों को दिखाई दे रहे हैं या नहीं। अपने वाहन के फॉग लैंप और पार्किंग लाइट ऑन कर देनी चाहिए। यदि आप शहर में पैदल चल रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पैदल चलते समय हमें सड़क पर न चलकर फुटपाथ पर चलना चाहिए तथा सड़क को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना चाहिए। सड़क पार करते समय लाइट का ध्यान रखना चाहिए। प्यारोलिसिस क्या है? प्यारोलिसिस एक थर्मल प्रक्रिया है जिसमें कचरे एवं देन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। ये तकनीकी कम ऑक्सीजन व बिना ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में प्रयोग में ली जाती है। प्योरोलिसिस की विशेषता ये है कि ये वायु प्रदूषण किए बिना ही ऊर्जा का पुनर्भरण कर देती है। दहनीय और बिना दहनीय गैसों के मिश्रण से ही प्योरोलिसिस द्रव गैस बनती है। ठोस कचरा प्रबंधन के कोई 4 लाभ बताइए। ठोस कचरा प्रबंधन से रोग नियंत्रण होता है, जन स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा श्रम की क्षमता बढ़ेगी, जहरीले पदार्थों की कमी, निकासी से जल प्रदूषण नहीं होगा। इससे बिजली उत्पादन के लिए भी सस्ती ऊर्जा उत्पादन हो सकेगी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा लोगों की आय बढ़ेगी। पर्यावरणीय स्वास्थ्य में किसे शामिल किया जाता है? पर्यावरणीय स्वास्थ्य में बीमारियों से संबंधित पर्यावरण के कारकों को नियंत्रण को शामिल किया गया है। इसमें ठोस कचरा प्रबंधन, पानी और दूषित जल का उपचार, औद्योगिक कचरा और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण आदि को शामिल किया गया है। निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य क्या था?
निर्मल भारत अभियान ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित है। इनका उद्देश्य सामुदायिक संतुष्टि दृष्टिकोण अपनाकर ग्रामीण भारत को निर्मल भारत में परिवर्तन करना और 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% स्वच्छ करना था। ठोस कचरे का क्या आशय? ठोस कचरे का तात्पर्य घरों, कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थाओं से निकलने वाले सूखे व गीले अनुपयोगी सामान कूड़े से। इसमें सब्जियां, फल के छिलके, बचा हुआ खाना, कागज, पैकिंग सामग्री, डिब्बे, ऑर्गेनिक व अनऑर्गेनिक पदार्थ, बैटरी, सेल, बल्ब, टूटे थर्मोमीटर, विषैले पदार्थ, रेडियोएक्टिव आदि सभी ठोस कचरे में आते हैं। भस्मीकरण से आप क्या समझते हो? भस्मीकरण एक थर्मल प्रक्रिया है। कचरे का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। भस्मीकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड पानी की भाप तथा राख में बदल जाता है। इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए, ऊष्मा देने के लिए किया जाता है। भस्मीकरण ऊष्मा देने का अतिरिक्त साधन है। इससे परिवहन की लागत की जाती है। मीथेन गैस का उत्पादन कम किया जाता है। स्वच्छता का क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास बीमारी फैलने वाले कचरे या गंदगी से पारिवारिक एवं कारखानों दूषित जल, मानव व पशुओं का ठोस कचरा तथा कृषि संबंधी कचरा है वो शामिल। इन सभी प्रकार के कचरों का निस्तारण कार्य ही स्वच्छता है। स्वच्छता में सम्मिलित कोई 3 बातें बताइए। स्वच्छता में मानव के मल मूत्र, कचरे आदि का सुरक्षित संग्रहण, भंडारण, उपचार, निस्तारण तथा पुनः प्रयोग शामिल है। इसमें ठोस कचरे का पुनः प्रयोग एवं पुनः चक्रण का प्रबंधन शामिल है। इसमें परिवार दूषित जल की निकासी और निस्तारण और पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण के उपाय शामिल किए गए हैं। दूषित जल व कचरा पर्यावरण में मानव स्वास्थ्य को कैसे दुष्प्रभावित करता है? इससे पीने का जल दूषित होता है। इससे खाद्य श्रृंखला दूषित हो जाती है, जैसे फल, सब्जी, मछली आदि का दूषित होना। नहाने व मनोरंजन से जल दूषित होता है। इसमें मक्खियों व कीट बढ़ते हैं जो कि बीमारियों को फैलाते हैं। सामुदायिक स्वच्छता से क्या अभिप्राय है? सामुदायिक स्वच्छता का संबंध ग्रामीण लोगों की सहज एवं लापरवाही पूर्ण तरीके से खुले में मल त्याग प्रक्रिया से है। सामुदायिक स्वच्छता के माध्यम से ग्रामीण लोगों को खुले में मल त्यागने से रोकने के लिए अनुदानित सुविधाओं से परिचित करवाया जाना चाहिए। पारिस्थितिक स्वच्छता का क्या तात्पर्य है? पारिस्थितिक स्वच्छता का तात्पर्य सुरक्षित कृषि उपयोगों को स्वच्छता के गहन संबंध से। दूसरे शब्दों में पारिस्थितिक व्यवस्था अतिरिक्त संसाधनों के सुरक्षित पुनर्चक्रण से। हम इसमें पौष्टिक आहार और जैविक फलों की पैदावार में अनवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग में कमी करना है। पुष्टिकारक स्वच्छता क्या है? पुष्टिकारक स्वच्छता का क्षेत्र संपूर्ण स्वच्छता मूल्य श्रृंखला है, जिसमें उपभोक्ता के अनुभव पर विष्टा, मल मूत्र और दूषित जल के परिवहन, उपचार, पुनः उपयोग और निस्तारण के तरीके शामिल है। इसमें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की गई है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के किन अन्य 2 सिद्धांतों के समन्वय से बना है? लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय। ध्यान रखना, उदारवादी तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत बना है। ये उदारवादी लोकतंत्र नीति व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में नीति आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना का लक्ष्य होता है। समाजवादी लोकतंत्र का लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित जनवादी लोकतंत्र किस प्रकार की शासन प्रणाली है और ये किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित जनवादी लोकतंत्र सर्वहारा की तानाशाही वाली शासन प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। राज्य शासन के मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है? राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यप्रणाली का वास्तविक प्रधान होता है। अंततः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उन्हें लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में प्रधानमंत्री को होती है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा और किस प्रकार की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के परामर्श से करता है, जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल से परामर्श के द्वारा करते हैं। राज्य का विधानमंडल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, इसके निर्णय का अधिकार किसको है? तो राज्य का विधानमंडल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, इस बात का निर्णय करने का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों अर्थात राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय संसद को है। न्यायिक पुनरावलोकन से क्या तात्पर्य है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यपालिका आदेशों तथा व्यवस्थापिका निर्मित कानूनों को वैधानिकता की जांच करना तथा संविधान विरुद्ध होने पर उन्हें अवैध घोषित करना ही न्यायिक पुनरावलोकन है कहलाता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन से रिट जारी करते हैं? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है प्रमादास, तीसरा है प्रतिनिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार पूछा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और इसको आगे से आगे भेजें। धन्यवाद।